वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी स्टडी कंटेंट है वो सब माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान अजमेर की कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही लिया गया है, तो आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। वेलकम, नमस्ते। क्लास 12 कॉमर्स, सब्जेक्ट नेम इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अब हम आगे देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की पहले हम परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुभव और अपने अपने हिसाब से दी है। हमने 2-3 परिभाषा अन्य अर्थशास्त्र यहाँ पे ली है और मेन हमने परिभाषा यहाँ की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से भी ली है। तो देखते हैं कि कौन कौन से लेखकों ने कौन कौन सी परिभाषा आप हमें बताइए। पहली परिभाषा हम ले रहे हैं प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। इन्होंने लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, मतलब कि व्यष्टि से जस्ट अपोजिट, अपितु इन मात्राओं का योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत से है, और व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। तो आप देखें, कीमत, उत्पादन और आय यानी इनकम, प्राइस और प्रोडक्शन, यहाँ पे इसमें एक एक जो यूनिट है उसको जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ले जाते थे, जस्ट अपोजिट समष्टि अर्थशास्त्र में हो रहा है। यहाँ व्यक्तिगत आय से हट करके राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट हो रहा है, और उत्पादन भी आपका व्यक्तिगत से हट करके राष्ट्रीय उत्पादन से, और कीमत भी आपकी व्यक्तिगत कीमत से हट करके राष्ट्रीय या सामान्य कीमत स्तर से हो रही है। ओवरऑल आप ये कहें तो जो एक इकाई की जगह हम संपूर्ण एक इकाई की जगह हम संपूर्ण समूह की जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट परिभाषा प्रोफेसर चैम्बरलिन की। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कोई छोटी सी परिभाषा मिल जाए जिससे थोड़ा काम बन जाए, और उस छोटी की परिभाषा से को पेपर में लिख के हम अब क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो ये एक छोटी सी परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। और अगर आप ये भी इससे भी सरल समझना चाहें तो एकदम सिंपल है कि अर्थव्यवस्था में जब हम देश की कुल अर्थव्यवस्था का या देश की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय कीमत स्तर, राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र है। ये प्रोफेसर चैम्बरलिन ने लिखा है। अब इन 2 परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम आते हैं अपनी बुक की परिभाषा पे, जो हमारी बुक में लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उसमें भी ये परिभाषा देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्लाइड पर एक टेक्स्ट बुक की परिभाषा, देखते ही लग रहा है कितनी बड़ी परिभाषा है। कुछ स्टूडेंट का लगता है, लेकिन क्या करें, अब इतनी बड़ी परिभाषा है, लेकिन ये एक कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए ये परिभाषा आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। देखिए लिखा हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के स्तर, राष्ट्रीय रोजगार का स्तर, देश की बचत का स्तर यानी सेविंग का स्तर, देश में विनियोग का स्तर यानी इन्वेस्टमेंट का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, प्राइस का स्तर, और आर्थिक वृद्धि का विकास में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है होल कंट्री। इसमें आपके 3-4 चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया है। नंबर 1 आपका इनकम, नंबर 2 रोजगार एम्प्लॉयमेंट लेवल, नंबर 3 सेविंग लेवल, नंबर 4 इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग का लेवल, और नंबर 5 कीमत स्तर। इन सब का सामूहिक रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है। यही समष्टि अर्थशास्त्र है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है। इसको आप लर्न करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलेगा। क्योंकि अगर ये आप बुक की डेफिनेशन लिख के आएंगे तो मेरा जहाँ तक अनुभव है या जहाँ तक उम्मीद है कि बुक की लिखी हुई डेफिनेशंस को ज़्यादा एक ऑथेंटिक चीज़ एग्ज़ाम के पर्पज़ से दिखी जाती है। तो एक लाइन और लिखी है, उसको भी आप ध्यान से देखें। व्यापक एवं समग्र स्तरों में संबंध में इनका किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है।
ज़रा ध्यान से देखिए, सामान्य आय रोजगार का सिद्धांत। अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहें तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया? सामान्य आय रोजगार का सिद्धांत। और जस्ट इसका अपोजिट व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया, इसके अपोजिट व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का मतलब हो गया सामान्य कीमत का सिद्धांत। ठीक है, तो सामान्य रोजगार या आय का सिद्धांत आपका बनेगा समष्टि अर्थशास्त्र। और जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए तो उसमें कौन सा सिद्धांत या उसको किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है सामान्य, उसको जाना जाता है कीमत के सिद्धांत से। तो ये दो सिद्धांत आपके समष्टि अर्थशास्त्र में है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ईयरफोन लगा के या ईयरफोन का यूज़ करके ही सुने, क्योंकि थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है या वॉइस थोड़ी सी स्लो हो सकती है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व को हम कुछ बिंदुओं में ही अभी स्टडी करेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए, पहला इसका महत्व समष्टि अर्थशास्त्र का लिखा हुआ है, आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यधिक जटिल है क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर डिपेंड हैं, आश्रित हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ओवरऑल बहुत सारे लोगों का या एक पूरे समूह का या एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए आपको समूह पर अध्ययन करने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए आपकी एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाएगी कि हमारे को समष्टि अर्थशास्त्र समझ में आए, या हम समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से इन सभी समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने के बाद अगर कुछ निराकरण संभव है तो उसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था पहला पॉइंट या पहला महत्व। नेक्स्ट स्लाइड देखें। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं दूसरा महत्व, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। जैसा कि अभी पहले महत्व में आपने सुना और पढ़ा कि जब समूह के स्तर पर समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तो समूह के स्तर पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसकी निराकरण करने में ये समष्टि अर्थशास्त्र सहायता करती है, या समष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो सहायता करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है क्या क्या सिद्धांत हैं। रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य कीमत स्तर पर नियंत्रण, और इन सब में समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को फ़ायदा पहुंचाता है या सहायता करता है। तो ये हमारा अपना दूसरा महत्व था। हम तीसरे महत्व की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और ये इसका तीसरा महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जो इकाई का अध्ययन करते हैं उसके लिए सहायक होता है। कैसे होता है? उन्होंने बताया कि एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से भी प्रभावित होता है। यानी कि अगर आपको जब ये लगे कि बहुत सारी समूह में उत्पादित होने वाले माल की पूर्ति कम है या माल का उत्पादन कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस उत्पादन को स्वयं भी कम करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हो चौथा महत्व। क्या है चौथा महत्व? आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है, या आर्थिक विकास का अध्ययन। ये एक समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्थिक विकास से संबंधित संसाधन और क्षमताएं होती हैं वो सब कुछ समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र से ही इस विकास में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मैक्सिमम देश के जो भी डेवलपमेंट से संबंधित पॉलिसी होती है उसको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा सुझाए गए सिद्धांत, बताए गए निर्णयों, बताए गए शोध के आधार पर ही देश के डेवलपमेंट पॉलिसी को बनाया जाता है। या कोई भी चेंजमेंट करना हो तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहायता लेना पड़ता है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। ये 4 पॉइंट में हमने अपने समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वों को समझने की कोशिश की। इसके बाद में मैं एक तीसरा टॉपिक भी
इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसको मैंने स्लाइड पे लिखा नहीं था, वह है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है, मतलब व्हाट इज़ डिफरेंस इन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आपको बता देना चाहता हूँ कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर एक हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनेगा। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपका 4 नंबर से 5 नंबर के बीच का चैप्टर है। तो अंतर के विषय में अब हम जानेंगे। आपकी स्लाइड पे मैं पहला अंतर बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए पहला अंतर का आधार भी साइड में लिखा हुआ है। आप देखें कि विषय वस्तु क्या है या किस कंटेंट पे इनको डिफरेंट कर सकते हैं हम इनमें। तो पहला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जो कल हमने डेफिनेशन में भी समझ लिया था पुराने टॉपिक में। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या समग्र इकाई का, एक इकाई का अध्ययन व्यष्टि में, माइक्रो में, और समग्र इकाई का अध्ययन आपका समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये दूसरा अंतर आप देख रहे हो, तेजी और मंदी। तेजी और मंदी को हम उतार चढ़ाव भी कह सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत व्यापारिक इकाई में तेजी, मंदी या उतार चढ़ाव का विवेचना होती है या अध्ययन होता है। और वहीं पे समष्टि में क्या होगा, संपूर्ण आर्थिक मंदी और संपूर्ण आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाएगा। अब संपूर्ण आर्थिक मंदी, संपूर्ण आर्थिक तेजी क्या होती है? तो भाई संपूर्ण आर्थिक मंदी अभी चलने वाली है या चल रही है, आप देख ही रहे हो। अभी आपने देखा होगा कि ये जो IMF के चीफ हैं, इन्होंने भी बोला कि हमारा विश्व एक संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के दौर में जा रहा है। तो इसका में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी बाज़ार का उतार चढ़ाव है, विकास का अप एंड डाउन है, वो सब सामूहिक रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसका स्पष्टीकरण या इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये देखो तीसरा पॉइंट आप देखिए, इसमें क्या लिखा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता फर्म को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में सहायता देती है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है। तो जब एक की बात हो रही है तो व्यष्टि, और फिर वापस संपूर्ण की बात हो रही है तो समष्टि। यानी डिफरेंस में अगर आप एक डिफरेंस भी लर्न कर लेते हो, एक डिफरेंस भी अच्छे से समझ के लर्न कर लेते हो, तो दूसरे के लिए डिफरेंस में लिखने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? समूह या संपूर्ण, क्योंकि इस व्यष्टि में सिर्फ इकाई की बात हो रही है और समष्टि में समग्र की या पूरे समूह की। चौथा पॉइंट हम देखते हैं अब स्लाइड पर कि चौथा पॉइंट में हमें क्या डिफरेंस बताया गया है। ये देखिए चौथा पॉइंट, सीमा या लिमिटेशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है। मार्जिनल जो भी एनालाइज होता है उस पे तो हम ज़्यादातर सीमांत का अध्ययन या सीमांत आय, सीमांत उत्पादन, सीमांत क्या कहते हैं आगम, इन सब का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार, पूरी राष्ट्रीय आय, पूरा राजस्व और संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपका चौथे नंबर पॉइंट में था कि पहले वाले में सीमांत विश्लेषण और दूसरे वाले में संपूर्ण विश्लेषण या संपूर्ण व्यवस्था से विश्लेषण। अब आप ये चारों पॉइंट को समझने के बाद ये भी सोचिए कि ये पाठ्य पुस्तक में या टेक्स्ट बुक में हमारा डिफरेंसेस है कि नहीं है। तो आपके चैप्टर में दोनों के डिफरेंस यानी कि व्यष्टि के और समष्टि के दोनों के डिफरेंस आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं वो आप चेक करिए, मैं आपको उसकी स्लाइड पर फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके बुक का पिक्चर है जिसमें समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को डिफरेंस को बताया गया है। पहला डिफरेंस व्यक्तिगत इकाई और उधर दूसरे में है संपूर्ण अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखिए पूर्ण प्रतियोगिता और सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमत तंत्र, और इस साइड आप देखें उत्पादन साधनों का वर्तमान वितरण। अध्ययन का उद्देश्य
अधिकतम वितरण के संबंधित सिद्धांतों के लिए, और इधर पूर्ण राज्य की प्राप्ति के संबंध के सिद्धांतों के लिए। विश्लेषण का उपकरण, कीमत उपकरण, और समष्टि में राष्ट्रीय आय का स्तर। अध्ययन की स्थिति में व्यक्तिगत इकाइयाँ जब वो संतुलन में हो, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत इकाइयाँ जब वो संतुलन में हो, और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन, जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो तब। संतुलन का प्रकार आंशिक संतुलन, और समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन। परिवर्तन, व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकता है, क्योंकि इकाई या एक व्यक्ति का फ्लक्चुएशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि समष्टि पर। और ये देखिए विरोधाभास, ये विरोधाभास आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग विरोधाभास है कि जो बचत है, सेविंग है, वो व्यष्टि के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन समष्टि के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, यानी कि नुकसानदायक है। अब आप ये सोच लेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट में समझाने की, कि एक व्यक्ति हमेशा बचत करने की कोशिश करता है ये सोचकर कि भविष्य में उसे ज़रूरत पड़ेगी तब वो उसको खर्च करेगा, जबकि राष्ट्र में तब बचतें होने लगेंगी, यानी पैसा लोगों के पास में होगा, कैश लोगों के पास में, कैश वो पैसा, वो वित्त राष्ट्र के काम आएगा, क्योंकि वो लोग उसको सेविंग करके बैठे रहेंगे, और जब वो सेविंग का पैसा लोगों से निकल के गवर्नमेंट के पास में आएगा तब वो उनका विकास कार्यों में खर्चा कर सकेगी। तो ये हमारे अंतर थे पाठ्य पुस्तक के, जो मैंने आपको बता दिए, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। अब हम देख लें कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ी देर में 3 डॉट्स के अंदर कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उसमें पहला टॉपिक पढ़ा है परिभाषा समष्टि अर्थशास्त्र की, दूसरा टॉपिक पढ़ा है हमने महत्व, तीसरा पढ़ा है समष्टि और व्यष्टि में अंतर या डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, देखिए स्लाइड पे, ये नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने अर्थशास्त्र की मान्यताएं एवं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या, ये भी चैप्टर 1 का ही टॉपिक है। इसके बाद एक और चैप्टर इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा और फिर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को देखें, लास्ट तक इसको देखें, समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो और कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कोई पॉइंट हो। और साथ ही एक सजेशन भी चाहिए कि एडिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ पॉइंट और मुझे करने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अपलोड होते ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगा और आप उसको लिंक को देख करके यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। वीडियो को ज़रूर देखें, ये प्रधानाचार्य की तरफ से निर्देश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।